ठीक है, चलते आगे। अब इसके बाद आता है नंबर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, परासरण किसे कहते हैं। परासरण जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, हेडिंग डाल लीजिए, ऑस्मोसिस, परासरण। परासरण किसे कहते हैं? आया समझ में? चलो, जैसे कि मैंने एक बड़ा सा कोई कंटेनर ले लिया, समझो इस बात को, कोई एक बड़ा सा पात्र ले लिया मैंने, ठीक है। इस बड़े से पात्र में मैंने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है। और इसके इधर मैंने भर दिया जल, इसके इधर मैंने क्या भर दिया? जल। एक इधर केवल और केवल क्या भर दिया गया? जल, यानी कि H2O। और इसके इधर मैंने भर दिया, इसके इधर मैंने भर दिया जल और नमक का मिश्रण, मान लिया जाए जल और नमक का मिश्रण, मतलब NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना मेरी बात। अगर यहाँ पे केवल जल है तो इसमें आपको पता है कि केवल अगर विलायक है तो यहाँ पे जब विलायक होगी और यहाँ पे क्या आपका NaCl और H2O है, तो NaCl और H2O मिलके क्या बना लिए? आपके विलयन बना लिए। और इधर जब बात करेंगे तो यह विलयन की सांद्रता इधर क्या होगी? अधिक होगी। विलयन की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे H2O में क्या मिला दिया गया? NaCl, तो यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और इधर जब देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका विलयन की सांद्रता इधर क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई और मिश्रण न मिला है। विलयन की सांद्रता इधर, विलयन की सांद्रता क्या हो गई? निम्न हो गई, ठीक है, निम्न विलयन की सांद्रता। और यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि NaCl और H2O, यहाँ पे केवल और केवल क्या आपका H2O, तो अगर केवल H2O है तो यहाँ पे जो विलायक होगा, विलायक की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। विलायक की सांद्रता क्या होगी? उच्च। विलायक की सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। और यहाँ पे विलायक की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? निम्न होगी। विलायक की जो मात्रा होगी यहाँ पे क्या होगी? कम होगी, निम्न होगी। तो परिभाषा देखिए कैसे निकलेगा। ये चीजें पहले आप नोट करिए, फिर हम परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। परिभाषा बनाएंगे, पहले नोट करिए इसको जल्दी से। अब देखिए, यह जो परासरण की क्रिया होगी, बोला जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें से विलायक के कण, वह प्रक्रिया जिसमें से विलायक के कण विलयन की उच्च सांद्रता वाले, या कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता वाले, निम्न सांद्रता वाले विलयन से कहाँ जाते? उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। फिर से सुनो, बोला जाएगा कि वह प्रक्रिया जिनमें से विलायक के अणु, कम सांद्रता वाले विलयन, देखो इधर से तो प्रवाहित हो रहा है ना, विलयन की सांद्रता इधर ही कम है, इधर से कहाँ जा रहा है? आपका उच्च की तरफ। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले
सांद्रता वाले विलयन की ओर वाले विलयन में कर लो। विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित होता है, में से होकर प्रवाहित होता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से। वह प्रक्रिया जिनमें से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में भाई? अथवा करके दूसरा डेफिनेशन देखो, अथवा करके दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विलायक की, देखो यहां से, यहां पे विलायक की सांद्रता क्या है? अधिक है, और विलायक की अधिक सांद्रता से कहां जा रही है? निम्न सांद्रता की ओर। बोलेंगे कि विलायक की उच्च सांद्रता वाले, या कह सकते हैं कि विलायक की उच्च सांद्रता विलायक की निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे विलायक की अपनी उच्च सांद्रता, विलायक की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, दिख रहा है ना इधर पे, निम्न सांद्रता की ओर, शांति बनाए रखिए, निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन मतलब प्रवाहित होना, गमन परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। नोट करिए जल्दी से इतना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा परासरण दाब क्या होता है। नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। अब इसके बाद हम चलते हैं परासरण दाब के बारे में। चलें, परासरण दाब, यहां पे क्या था? विलयन, यहां पे क्या था? विलायक। ठीक है, देखो भाई समझो। अब आपको पता है कि अगर परासरण की क्रिया को रोकना है, तो परासरण की क्रिया को रोकना है तो बताओ इधर हम दाब लगाएंगे या इधर दाब लगाएंगे? बताओ किधर दाब लगाएंगे? अगर इधर दाब लगाएंगे तो परासरण तो और तेजी से होने लगेगा ना। मतलब अगर इधर दाब लगाएंगे, अगर इधर कोई दाब लगाएंगे तो परासरण और तेजी से होने लगेगा। अगर हमको परासरण की क्रिया को रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे? इधर हम लोग क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। इधर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। इस दाब को बोला जाता है द्रव स्थैतिकी दाब। कौन सा दाब? द्रव स्थैतिकी दाब। बोला जाएगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब, यानी कि द्रव स्थैतिकी दाब,
को परासरण दाब कहते हैं। लिख लेते हैं, परासरण दाब हेडिंग बनाइएगा, परासरण दाब। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, तो बोला जाएगा परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब, लगाया गया अतिरिक्त दाब, ब्रैकेट में कौन सा दाब? द्रव स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी दाब को परासरण दाब कहते हैं, को परासरण दाब कहते हैं। आया समझ में? को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। आया समझ में? नोट करिए जल्दी से। और आप जानते रहिएगा कि जो परासरण दाब होता है उसे या लिख सकते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परासरण की क्रिया होती है ना, यानी कि यह जो परासरण दाब होता है वह सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसको क्या करते थे? समीकरण नंबर 1। और यह जो परासरण दाब होता है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। बोलेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। आया समझ में? सी इंटू टी। अब अगर हमको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लो यह कांस्टेंट यहाँ क्या है? आर सी टी, मतलब यहाँ पे आर क्या आपका गैस नियतांक है, और जहाँ गैस नियतांक का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, ये हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ सी क्या होता है? विलयन की सांद्रता, आर का मतलब गैस नियतांक, टी का मतलब टेम्परेचर। यानी कि हम लिख सकते हैं जहाँ कैपिटल आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे गैस नियतांक कहते हैं, जिसे गैस नियतांक कहते हैं, और इसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ठीक है, इसका मात्रक लीटर वायुमंडल पर डिग्री प्रति मोल होता है। नोट करिए इसको जल्दी से, नोट करिए। लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, विसरण किसे कहते हैं? विसरण के बारे में बता दें। विसरण के बारे में बता के आज विलयन वाला लेसन हम समाप्त करते हैं। चलो, विसरण हेडिंग बनाइएगा। विसरण जिसको कहते हैं डिफ्यूजन, क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, विसरण। ठीक है, जैसे मान लो कि यह कोई एक बड़ी सी बाल्टी हो गई और इस बाल्टी में हम लोग पानी को भर दिए।
जैसे होली में आप लोग क्या करते हो, बाल्टी लेते हो, बाल्टी में क्या कर देते हो, ढेर सारा पानी भर देते हो और इसमें क्या मिला दिया जाए, रंग के कणों को मिला दिया जाए। तो रंग के कण को जब मिलाते हैं तो रंग की सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। सांद्रता इसकी क्या होगी, अधिक होगी। और यह जो आपका जल है इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो बोला जाएगा कि जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे जब होली के समय क्या करते हो, बाल्टी लेते हो, बाल्टी में क्या कर देते हो, रंग मिला देते हो और रंग पूरी तरह से पूरे बाल्टी में फैल जाता है, यानी कि वह क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। तो बोला जाएगा कि जब पदार्थ का उच्च सांद्रता, जब पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः प्रवाहित होता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसके बाद मैं कल की क्लास में आपको वैद्युत रसायन के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही।